be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब जब इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अपना ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा था, उस टाइम साफ साफ इवन मैंने शॉर्ट्स भी बनाए थे कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट बी हैप्पी अबाउट दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और देन आप जाके मेरे चैनल पे वो शॉर्ट्स देख सकते हैं, मैंने सिंप्लीफाई किया है इस ट्रेड एग्रीमेंट को भी और क्यों डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन बहुत मैटर करता है, या फिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक तरीके से डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे उनको लाके खड़ा कर दिया है। बट सिर्फ यूएस ही नहीं, अब आप पाकिस्तान ले लीजिए, तुर्की ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, दे आर ऑल्सो कुक्ड। तो वन बाय वन हम समझेंगे कि किस तरीके से ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये ना खाली इंडिया को बेनिफिट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन को बेनिफिट कर रहा है, बट ये चीज़ साफ-साफ ये दर्शा रहा है कि बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं, जिनको कहीं न कहीं इस ट्रेड एग्रीमेंट ने हर्ट किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम उस हर एक पहलू पे बात करेंगे और मैं सिंप्लीफाई भी करूँगा जिससे आप समझ पाएँ कि मैं किस रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब इकोनॉमिक टर्म्स आती हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। अब पहली बात तो हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स को कैसे कुक किया ब्रीफली। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेज़र सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, जब वो सीएनबीसी के साथ में इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो साफ-साफ ये कहते थे कि वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि जिस तरीके से इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील की बातचीत चल रही है और ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेड डील हो भी जाएगी, जो कि हो चुकी थी। उन्होंने ये कहा कि हाँ, हर एक कंट्री वही करेगी जो उनके इंटरेस्ट में सबसे बेस्ट होगा। बट हम डिसअपॉइंटेड इसलिए हैं क्योंकि जिस तरीके से हम इंडिया के ऊपर हमने टैरिफ लगाए 25 से 50% क्योंकि वो रशियन ऑयल बाय कर रहे थे और हमने ये जस्टिफिकेशन दिया कि जब आप रशियन ऑयल बाय करते हैं, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया को फंड कर रहे हैं, जो वॉर वो यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। लेकिन जब तक यूरोपियन यूनियन इनके साइड में था, जब तक यूरोपियन यूनियन को कुछ नहीं कहा गया कि अगर आप गैस परचेज़ कर रहे हैं रशिया से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूरेनियम फ्यूल मतलब यूएस जो है वो यूरेनियम फ्यूल परचेज़ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे हिपोक्रेसी साफ-साफ दिख रही थी। लेकिन बात ये है कि यूरोपियन यूनियन को ऐसे टारगेट किया गया कि जब इंडिया रशिया से ऑयल बाय करता है, वो क्रूड ऑयल होता है और उसके बाद में हम रिफाइनिंग करते हैं और रिफाइनिंग के बाद में जो-जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे जेली, वैक्स और इवन आपके पेट्रोल, डीज़ल, जेट फ्यूल। अब ये जो पेट्रोल, डीज़ल और जेट फ्यूल है, ये यूरोपियन यूनियन मँगाता है। तो मतलब डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप कुछ भी कहें, जब हम रशियन ऑयल बाय करते हैं, तो हम भी रशिया को फंड कर रहे हैं वॉर। अब जब यूरोपियन यूनियन हमसे रिफाइंड प्रोडक्ट बाय करता है, तो वो भी कर रहा है फंड वॉर को। तो हर जगह इन्होंने टारगेट किया कि देखिए यूरोपियन यूनियन भी कोई दूध का धुला नहीं है, इवन आप भी दूध के धुले नहीं हैं, ये साफ-साफ सी बात थी। लेकिन ये डिसअपॉइंटेड इसलिए हैं, क्योंकि एक तो यूनाइटेड स्टेट्स कब से प्रेशर लगाया जा रहा है कि आप जो है हमारे साथ में ट्रेड डील कर लीजिए, सीज़फायर का क्लेम हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इंडिया ने ट्रेड डील इनके साथ की नहीं। हमारे ऊपर टैरिफ का प्रेशर लगाया, यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ का प्रेशर लगाया कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जब यूएस के मार्केट में एंटर करेंगे तो ऑन एन एवरेज 15% टैरिफ देना पड़ेगा, हमें 50% टैरिफ देना पड़ेगा। लेकिन ये भूल गए कि अब धीरे-धीरे बाकी सारी कंट्रीज़ डाइवर्सिफ़ाई करेंगी मार्केट को और जो ट्रेड डिसरप्शन में हमेशा रिस्क रहता है क्योंकि यूएस की डोमिनेंस है, टैरिफ पावरफुल इसलिए बनते हैं क्योंकि डॉलर की डिमांड है ग्लोबल ट्रेड में। टैरिफ इसलिए पावरफुल नहीं बनते कि कोई और रीज़न है कि अमेरिका पता नहीं कोई ऐसा हथियार लेके बैठा है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। जब ग्लोबल ट्रेड होती है वो मोस्टली अभी डॉलर के अंदर हो रही है, इसीलिए बाकी सारी कंट्रीज़ डॉलर से मूव अवे करने की कोशिश करती हैं जिसे हम डी-डॉलराइज़ेशन कहते हैं और यही ताकतवर बनाता है टैरिफ को। लेकिन अब पासा उल्टा पड़ चुका है और इसी के बारे में चाहे से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हों या फिर यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये शेयर्ड कमिटमेंट दर्शाता है डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को लेके और मैं कांग्रेचुलेट करता हूं अपने भारतीय या फिर इस नेशन को। वहीं पे उर्सुला ने ये लिखा कि उर्स यूरोप एंड इंडिया आर मेकिंग हिस्ट्री टुडे। वी हैव कंक्लूडेड द मदर ऑफ ऑल डील्स। वी हैव क्रिएटेड अ फ्री ट्रेड जोन ऑफ 2 बिलियन पीपल विद बोथ साइड्स टू बेनिफिट एंड दिस इज ओनली द बिगिनिंग। अब इसे मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है, ये मैंने शॉर्ट्स में बता दिया है। बाकी मैं एक बार के लिए ब्रीफली आपको और बता देता हूँ कि जब आप पहली बात देखिए साइज़ क्या है इकोनॉमी की। एक तरफ इंडिया जो कि वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहीं पे यूरोपियन यूनियन 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जब ये एक दोनों साथ आएँगे, तो ये इसका कितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा आप देख सकते हैं। जब ये ट्रेड डील हो रही है, ये ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, तो इसमें 2 बिलियन लोग एक साथ मार्केट ऐसा मार्केट बनेगा जहाँ पे 2 बिलियन लोग होंगे, यानी कि 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इसके अंदर इंटीग्रेट की जा रही है। एंड थर्ड है, अगर आप ग्लोबल जीडीपी को 100% मानते हैं, मान लीजिए ₹100 मानते हैं, तो ₹25 का प्रोडक्शन
इंडिया और यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया जा रहा है और इवन ईयू जो है इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है जहां पे हम ट्रेड करते हैं इन गुड्स वर्थ 135 बिलियन डॉलर्स की। लेकिन तुर्की के ऊपर कैसे इंपैक्ट होगा, पाकिस्तान कहां से पिक्चर में आ गया, बांग्लादेश कहां से आ गया, वो समझते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से इंडिया और तुर्की के रिलेशन खराब हुए थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और तुर्की ने पाकिस्तान का भरपूर सहयोग दिया, सपोर्ट दिया, चाहे से उनको ड्रोन्स प्रोवाइड कराना हो या एम्युनिशंस प्रोवाइड कराना हो। तो अब जो है एक वो मेजर इरिटेंट तो है, राइट? इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि इंडिया और तुर्की के जब भी रिलेशन की बात होगी, तो ये इंसिडेंट हमेशा याद रखा जाएगा। बट बात ये है ना कि तुर्की जो है, वो कस्टम यूनियन के अंदर है विद यूरोपियन यूनियन। अब समझिए मेरी बात। तुर्की जो है, वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, वो नेटो का पार्ट है। लेकिन तुर्की यूरोपियन यूनियन के साथ में कस्टम यूनियन में है 1996 से। अब कस्टम यूनियन एक मान लीजिए एक बड़ा मार्केट की तरह है, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज एक साथ में आती हैं और कहती हैं कि हम ट्रेड करेंगे। अब इसमें 2 पॉइंट सबसे खास हैं। एक, जो भी कंट्री या यूनियन इस कस्टम यूनियन का पार्ट है, अगर मान लीजिए यूरोपियन यूनियन के गुड्स तुर्की में जाते हैं तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। कस्टम ड्यूटी, जब कोई भी गुड्स हमारे एयरपोर्ट के अंदर आता है और एयरपोर्ट पे जो टैक्स लगाया जाता है, जो ड्यूटी लगाई जाती है, उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। और जो विद इन द नेशन, मान लीजिए इंडिया के विद इन द नेशन महाराष्ट्र से मान लीजिए राजस्थान को गुड्स जा रहा है, तो उस पे जो ड्यूटी लगती है, उस पे जो टैक्स लगता है, उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी होती है विद इन द बॉर्डर्स, कस्टम ड्यूटी होती है इंटरनेशनल, जब बॉर्डर क्रॉस होते हैं या फिर एयरपोर्ट पे जो आपको टैक्सेस देखने को मिलते हैं। तो अब इस कस्टम यूनियन के तहत अगर तुर्की का माल यूरोपियन यूनियन में जाता है, तो वहां पे भी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो। सेम गोज विद तुर्कीज प्रोडक्ट्स, वो अगर यूरोपियन यूनियन में जाते हैं, उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन खास बात यह है, अब इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। तो जो गुड्स इंडिया से यूरोपियन यूनियन में जाएंगे और उनके ऊपर जो भी टैक्स होगा, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 0% टैक्स है, 0% टैरिफ है, किसी पे 10% टैरिफ है, तो तुर्की को भी वो मानना होगा। क्यों? क्योंकि तुर्की कस्टम यूनियन का मेंबर है। लेकिन ये नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी तुर्की के प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में आएंगे तो इंडिया को वो चीज माननी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम कस्टम यूनियन का हिस्सा नहीं है। यहां पे तुर्की जो है वो फंस जाता है और लीगली इसके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो चुकी है कि अब इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो वही टैरिफ या वही कस्टम ड्यूटी को मैच करेंगे जो यूरोपियन यूनियन मैच कर रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि तुर्की इज ऑल्सो कुक्ड। सेकंड, बांग्लादेश के ऊपर इसका इंपैक्ट कैसे आएगा? अब देखिए, जब मोहम्मद यूनिस की सरकार आई थी, तो मोहम्मद यूनिस की सरकार ने यह कहा था कि जिस तरीके से अ, बांग्लादेश के ऊपर पहले 19% टैरिफ लगाया गया, इंडिया के ऊपर पहले 25% था, फिर 50% टैरिफ लगाया गया। तो बांग्लादेश ने ये वार्न किया कि धीरे-धीरे आप देखिएगा कंपनीज़ जो हैं, वो दिल्ली से मूव करके यानी इंडिया से मूव करके बांग्लादेश में सेटअप करेंगी, अपने बेसेस शिफ्ट करते हुए नज़र आएँगी। अब इसके पीछे 2 रीज़न हैं। एक तो बांग्लादेश जो है ईयू का टेक्सटाइल मार्केट डोमिनेट करता है। अब टेक्सटाइल मार्केट इसलिए डोमिनेट करता है, एक तो देखिए बांग्लादेश की जो गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा आगे है इंडिया से। ये फैक्ट बात है, सच बात है। अभी के कंडीशन में नहीं, क्योंकि अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा केओस है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन बांग्लादेश का टेक्सटाइल मार्केट सही में अच्छा परफ़ॉर्म करता है एज़ कंपेयर टू इंडिया। बट बात यहाँ पे ये है कि इनको फ़ायदा भी मिलता है बाहर के मार्केट्स में। कैसे? एक तो इनको स्टेटस मिल रखा है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का। अगर मान लीजिए यूरोपियन यूनियन के मार्केट में आपको जाना है और आपकी कंट्री लीस्ट डेवलप कंट्री में आती है, तो आपके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा जो भी प्रोडक्ट आपके अंदर एंटर कर रहे हैं, ज़ीरो ड्यूटी स्टेटस है। एक तो वो फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट जब जाते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव बनते हैं और लोग बांग्लादेश के जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, गारमेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि इनके पास में लीस्ट डेवलप कंट्री का स्टेटस है। दूसरा ये है कि जिस तरीके से यूएस ने इनके ऊपर कम टैरिफ लगाया, तो यूएस का मार्केट भी इनके लिए खुल जाता है ज़्यादा, क्योंकि इनके प्रोडक्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएँगे यूएस के मार्केट में एज़ कंपेयर टू इंडिया। बट इंडिया काफ़ी सारे और प्रोडक्ट में भी एज ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सर्विस सेक्टर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और सेम यही बताया जा रहा है कि इस एफटीए में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने यूरोपियन यूनियन के साथ किया, वहाँ पे भी हमें एडवांटेज मिलेगा। अब हुआ ये है कि जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर थे, जैसे कि गारमेंट, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, केमिकल्स, अब इन सारों पे अभी तो 10% टैक्स है, टैरिफ लगाया जाता है जब यूरोपियन यूनियन, अब ये धीरे-धीरे ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हो जाएगा तो मतलब बांग्लादेश का प्रोडक्ट जो एंटर कर रहा है, वो भी ज़ीरो पे है क्योंकि उसको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का स्टेटस मिला है और हमारा भी ज़ीरो पे एंटर कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने एफटीए साइन कर लिया है यूरोपियन यूनियन के साथ में और धीरे-धीरे
जो हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, जो आज के टाइम पे $7 बिलियन है, वो $30-40 बिलियन पहुँच जाएगा सिर्फ़ इसी वजह से, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट भी वहाँ पे कॉम्पिटिटिव नज़र आएगा। तो एक तो जो दोनों एडवांटेज मिले थे, हाई टैरिफ, लो टैरिफ वाले या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री वाला स्टेटस, वो अब कहीं न कहीं न्यूट्रलाइज़ हो चुका है इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद में। तो अब बांग्लादेश के ऊपर 2 थ्रेट हैं, कि एक तो भैया यूएस पे भी आपको टैरिफ देना पड़ रहा है और दूसरा ज़ीरो ड्यूटी कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलेगा इंडिया की तरफ से इन ईयू मार्केट, राइट? तो अब कैपिटल फ्लाइट किधर करेगी? इंडिया के अंदर करेगी। और बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल मिल है, अभी वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। अब उसमें प्रॉब्लम में क्या दिक्कत आ रही है कि जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या जो गारमेंट इंडस्ट्री है, वो ये कह रही है कि हम 1 फरवरी से हमारी जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मिल इंडस्ट्री है, हम उनको शट डाउन कर देंगे। अब शट डाउन क्यों कर देंगे, उसके पीछे आप रीज़न समझिए। पहली चीज़ तो ये है कि जो यार्न आ रहा है, कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर यार्न आता है। अब ये जो यार्न है, यार्न मतलब वो थ्रेड, वो धागा जिससे पहले फैब्रिक बनेगा, फैब्रिक के बाद में फिर क्लॉथ बनेगा। तो बांग्लादेश के टेक्सटाइल ओनर्स ने ये कहा कि जो भी आप यार्न बांग्लादेश के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो, जिसके ऊपर आपने कोई भी टैक्स नहीं लगा रखा, मतलब ड्यूटी फ्री टैक्स है, मतलब कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा, आप उसको बंद कीजिए। आप पहले बोलेंगे, पहली बात तो ड्यूटी फ्री टैक्स कैसे आ रहा है? क्योंकि वहीं पे एक सिस्टम है बॉन्डेड वेयरहाउस सिस्टम का। एक स्पेशल गवर्नमेंट सिस्टम है एक्सपोर्टर्स के लिए कि जो भी रॉ मटेरियल इनको गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए चाहिए, ये इंपोर्ट कर सकते हैं। अब उसमें जो भी रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल आप टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो यार्न सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। तो यार्न से फिर फैब्रिक बनेगा, फैब्रिक से फिर क्लॉथ बनेगा, तो ये इंपोर्ट करते हैं इस यार्न को, राइट? और बताया जाता है 2025 में 70 करोड़ केजी का यार्न इंपोर्ट किया गया है, जिसमें 78% ये डिपेंड करते हैं इंडियन यार्न के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द जो यार्न है, राइट, जो थ्रेड है, जो धागा है, वो इंडिया से जा रहा है। अब होता क्या है इसके पीछे? पुटर्स को तो फायदा होना चाहिए, यार्न एकदम ड्यूटी कॉस्ट आ रहा है, ड्यूटी फ्री आ रहा है। उसके बाद में प्रोडक्ट बनता है, जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता क्योंकि यार्न के पैसे देने नहीं पड़े और फिर वो बाहर के मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाता है। बात यहां पे ये है कि जो लोकल मिल्स हैं, जो लोकल यार्न प्रोड्यूसर हैं बांग्लादेश के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि हमारे यार्न तो पाइल अप होते जा रहे हैं, उनका तो एक बहुत ही बड़ा, क्या बोल सकते हो, माउंटेन बनता जा रहा है, हम उसको बेच ही नहीं पा रहे हैं। तो एक तो जो लोकल मिलर्स हैं, लोकल यार्न प्रोड्यूसर हैं, उनकी तरफ से बैकलैश आ रहा है कि आप इसको बंद कीजिए इस सिस्टम को, या फिर जिस तरीके से आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि गैस की जो सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए, वो बहुत इर्रेगुलर है। उसकी प्राइस बहुत हाई है और ना ही सब्सिडी दी जा रही है। तो जो बांग्लादेश की गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने स्किल के लिए या अपनी प्रोफिशिएंसी, एक्सपर्टीज़ के लिए जानी जा रही है, वो अब इस तरीके से सफ़र कर रही हैं, राइट? तो इसीलिए अब बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल मार्केट है, वो भी धीरे-धीरे आपको गिरता हुआ दिख सकता है। तीसरी बात कि पाकिस्तान पे कैसे इम्पैक्ट आएगा? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही बहुत वीक है, अंडर प्रेशर है। आईएमएफ से लोन ले रखे हैं, फिर आपको पैसा भी चुकाना है, फिर आप गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में भी चले गए, जहाँ पे आप $1 बिलियन दोगे, $2 बिलियन आप सऊदी अरेबिया से लोन पे ले रहे हो। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स नॉट हैपनिंग। बट बात ये है कि अब धीरे-धीरे जब इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक साथ आ रहे हैं, वहाँ पे एफटीए डील हो रही है। देखिए, इंडिया सक्सेस करेगा तो पाकिस्तान की जो आवाम है, आवाम का मतलब मैं आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की। क्योंकि ये सोचते हैं कि हमें एक दिन पाकिस्तान को, एक दिन तो शहबाज शरीफ ने बोल दिया था, देख लीजिएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से आगे चली जाएगी, आप देखिए, मेरे रहते हुए देखेंगे। मैं भी देख ही रहा हूँ थोड़े दिनों में, कब तक ऐसा हो पाता है, लेकिन चलो छोड़िए। तो अब ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है, अब ये और मजबूत होगा, रिलेशनशिप और मजबूत होंगे। अब जो खालिस्तानी एलिमेंट्स यूरोपियन देशों में एक्टिव हैं, उनको जो बैकिंग दी जाती है पाकिस्तान के द्वारा, कहीं न कहीं वो डेंजर में आएगी। क्योंकि ये ग्रुप ये बिलीव करते हैं, ये ग्रुप्स भी बिलीव कर रहे हैं कि अगर धीरे-धीरे इंडिया और ईयू के बीच में ज़्यादा संबंध अच्छे होते गए, क्लोज़र टाइज़ होते गए, तो इंडिया को ज़्यादा पावर मिलेगी और सपोर्ट मिलेगा इनको, जिससे कि जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट आराम से अब्रॉड में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको उनके खिलाफ एक एक्शन लिया जा सके। आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए हो सकता है थोड़ा-सा फंबल हो रहा हो। सो सॉरी फॉर दैट। और जो मोस्ट ऑफ द खालिस्तानी ग्रुप्स जो हैं, वो आपको कनाडा, जर्मनी, यूके में देखने को मिलेंगे और यही डर इन्हें लगा हुआ है कि स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन हमारे ऊपर एक एक ऐसा एक्ट क्रिएट कर सकता है या फिर ऐसे ऑपरेशन क्रिएट कर सकता है जो हमें डिस्ट्रॉय कर दे। क्योंकि ईयू इंडिया कोऑपरेशन अगर बात की जाएगी, इसमें डिफेंस पार्टनरशिप की जब बात होगी, तब आपको भी पता है कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म की भी बात की जाएगी और ये कनाडा ने साफ-साफ एक्नॉलेज भी किया था कि खालिस्तानी ग्रुप्स जो हैं, उनको पैसा, फाइनेंशियल सपोर्ट कनाडा के अंदर से ही मिल रहा है। ये इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक टाइटल्ड रिपोर्ट थी जिसमें इन्होंने असेसमेंट किया था मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का, जहाँ पे ये बात की गई थी।
तो बात साफ-साफ सी है, विनर्स अगर आप कहेंगे तो ईयू जो है उसमें उन्हें एक्सेस मिलेगा, एक ग्रोथ मार्केट में एंटर करेंगे, डोनाल्ड ट्रम्प का प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, डबल एक्सपोर्ट्स किया जाएगा बाय 2032। इंडिया को हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स मिलेंगे, टेक्सटाइल में डोमिनेंस मिलेगी। वहीं पे तुर्की देखिए तो वो विक्टिम बना रहेगा कस्टम यूनियन का, पाकिस्तान को आपको पता ही है हर तरह से एनसर्कल किया जा रहा है। बांग्लादेश के पास में जो एडवांटेज था यूएस और ईयू के मार्केट में वो कहीं न कहीं खो जाएगा और यूएसए जो डील कर सकता था वो डील अभी तक भी नहीं हो पाई है। तो ट्रेड पॉलिसी एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी है। आज के टाइम पे ट्रेड एग्रीमेंट ज़ीरो सम गेम नहीं होते हैं, बट ये कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत जगह इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया 60% ऑफ, जिसमें आपको सीएससी अश्योर भी मिलेगा, यानी आप 18 महीने से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, तो आपको मान लीजिए आप कोई अटेम्प्ट देते हैं, पहला अटेम्प्ट और वो नहीं निकाल पाते हैं, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट वुड बी ऑन अस। और इवन अनअकैडमी ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी करा रहा है, जो कि 31 जनवरी 2026 को 9:30 बजे और 2:30 बजे होगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।